ये बिहार यूनिवर्सिटी का और ऑनर्स पेपर नंबर 2 ऑडिट का सेकंड मॉडल सेट है, जिसमें 11 के बाद से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। 10 तक का पहले से सॉल्व किया हुआ है, जो दूसरे वीडियो में पहले वीडियो में अगर कोई लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। 11, जब एक अंकेक्षक अपने प्रमुख दायित्व को पूरा करने में असफल रहता है तो यह है। तो इसमें इग्नोरेंस होगा, और इसमें इग्नोरेंस इसलिए होगा क्योंकि वो लापरवाही तो कर नहीं सकता है। और जब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो उसमें जागरूकता का अभाव होगा नहीं, और गंभीरता की कमी तो हो नहीं सकता है। वो जरूर लापरवाही करेगा तो ही असफल होगा, नहीं तो उसको जैसा ट्रेनिंग मिला हुआ है उस हिसाब से उसमें गंभीरता की कमी या लापरवाही या जागरूकता का अभाव नहीं हो सकता है। इसलिए मोस्ट प्रोबेबली उसका आंसर इग्नोरेंस या प्रज्ञानता होगा। देखिए, ऑडिट जो इंटरनल कंट्रोल और इंटरनल ऑडिटिंग दोनों में अंतर होता है। इंटरनल कंट्रोल वो होता है कि जो दिन प्रतिदिन किया जाता है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें दिन प्रतिदिन काम का चेकिंग हो रहा है, इंटरनल कंट्रोल हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि जब ऑडिट करने जाएगा तो उसको सब काम पहले से किया हुआ मिलेगा। इसलिए इंटरनल कंट्रोल या आंतरिक नियंत्रण ऑडिट को सरल बनाता है, ईजी बनाता है। जैसे आंतरिक नियंत्रण संपूर्ण पूर्णता निर्भर करता है। कंपनी को कंट्रोल कौन करता है? मैनेजमेंट कंट्रोल करता है, इसलिए उसका पूरा इंटरनल कंट्रोल जो है मैनेजमेंट के हाथ में निर्भर करता है, क्योंकि शेयर होल्डर तो अपना पैसा लगा के बैठा रहता है। उसको कंपनी को तो प्रबंधन ही चलाता है। ऋण पत्रधारी उसको कर्ज दे दिया, अब उसको पैसा मिलने से मतलब है, कंपनी कैसे भी चले उसको पैसे से मतलब है। इसलिए इसका आंसर प्रबंधन वर्ग पे होगा। संस्था का अंकेक्षण डैश डैश की व्यवस्था पर निर्भर करता है। तो कोई भी संस्था का ऑडिट कैसा होगा, अंकेक्षण कैसा होगा, उस संस्था के इंटरनल कंट्रोल पर निर्भर करता है। क्योंकि इंटरनल कंट्रोल अगर वीक रहता है तो वहाँ पे ऑडिटर को अच्छे से करना पड़ता है। वही इंटरनल कंट्रोल अगर काफ़ी अच्छा होता है तो वहाँ पे ऑडिटर को विश्वास ज़्यादा होता है, इसलिए उसको काम कम भी करने पर मतलब उसको विश्वास रहता है। इसलिए संस्था का अंकेक्षण आंतरिक नियंत्रण पर निर्भर करता है। अब वातावरण से उसको क्या मतलब है? कंपनी का कुछ भी बनाए कंपनी कोई भी कार्य करे उससे ऑडिटर को कोई फ़ायदा नहीं होगा, लेकिन अगर इंटरनल कंट्रोल अच्छा है तो ऑडिटर को जरूर फ़ायदा होगा, क्योंकि पहले से उसका काम उसको लगेगा कि हाँ काम अच्छा से हुआ है। इसलिए संस्था का अंकेक्षण आंतरिक निरीक्षण की व्यवस्था पर निर्भर करता है, इसलिए इसका आंसर आंतरिक निरीक्षण होगा। जैसे ऑडिट है तो ऑडिट में हर एक कागज़ का जांच नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ऑडिटर का फीस ज़्यादा होता है, उसको टाइम कम होता है। ऑडिटर चार्टर्ड अकाउंटेंट कर सकता है, तो चार्टर्ड अकाउंटेंट तो काफ़ी कम होता है। इसलिए ऐसा होता है कि उसमें अंकेक्षण में जो मेन पुस्तक होती है या जहाँ पे डाउट होता है वो वैसे पुस्तक को चेक किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर एक चीज़ को, जैसे बैड डेब्ट है तो उसमें देखेगा कि अगर नॉर्मल है तो चेक नहीं करेगा, लेकिन वही ज़्यादा रहेगा या काफ़ी कम रहेगा तो उसमें चेक करेगा। अंकेक्षक का जो ज्ञान होता है वो जन्मजात तो होता नहीं, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि वो पैदा होने के साथ ही सब कुछ जान रहा होता है या ना उपार्जित होता है। और न ही मौलिक होता है। उसका आंसर होगा उपार्जित, क्योंकि वो एक्वायर्ड करता है, पढ़ता है, ट्रेनिंग लेता है, इसलिए उसका आंसर उपार्जित होगा। इसमें हम पहले गलती बोल दिए थे, लेकिन अंकेक्षण का तकनीकी ज्ञान होता है उपार्जित, क्योंकि वो एक्वायर्ड किया रहता है, मतलब वो ग्रहण किया रहता है, ट्रेनिंग करता है, पढ़ता है। एक अंकेक्षक को नहीं होना चाहिए शंकाई, मतलब अंकेक्षण को मतलब शंका नहीं करना चाहिए। अगर वो चालाक है, ईमानदार है, धैर्यवान है तो वो अपने काम को अच्छा से कर सकेगा, लेकिन अगर संकोच करता है बोलने में तो वो कैसे करेगा?
कुछ दिखाने के लिए बोल ही नहीं पाएगा, कोई डॉक्यूमेंट रहेगा तो उसका अच्छा से चेक ही नहीं कर पाएगा अगर यदि वो संकायु है तो। इसलिए अंकेक्षण को नहीं होना चाहिए। देख लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया संकायु। लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता, प्रॉफिट हम कहाँ से नहीं दे सकते। कोई भी व्यवसाय पूंजी से थोड़ी अपना लाभ दे सकता है। पूंजीगत लाभ है तो उसमें से दे सकता है। आयगत लाभ है, जैसे कोई सामान बेचा, पूंजीगत लाभ मतलब कोई बड़ा सामान बेचा, फिक्स कैपिटल एसेट बेचा, उसमें से लाभ हुआ तो चलिए उसमें से दे देगा, या आयगत लाभ में से दे देगा। लेकिन पूंजीगत जो पूंजी है उसमें से कोई किसी को थोड़ी लाभ देगा जब तक लाभ नहीं होगा तब तक। इसलिए इसका आंसर पूंजीगत प्राप्तियों में से होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य अंकेक्षण का है? तो इसमें से इनमें से सभी होगा। वैसे एक बात का ध्यान रखिएगा, अगर यदि क्वेश्चन समझ में आ जाए तो अच्छा ही है, लेकिन अगर क्वेश्चन में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहेगा तो ऐसा तो है ना कि आपका नेगेटिव मार्किंग है, तो आप क्या कीजिएगा, अगर ऐसा होता है कि जिसका आंसर इनमें से सभी रहता है ना, उसका आंसर इनमें से सभी ही होता है। तो अगर यदि आता रहेगा तो देख के लगाइएगा, नहीं आता रहेगा तो इनमें से सब, या अगर किसी क्वेश्चन में ए एंड बी दोनों है तो ऐसी स्थिति में ए एंड बी ही लगा दीजिएगा अगर नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि 80 to 90% क्वेश्चन में ऐसे ही रहता है। जैसे भुगतान की सबसे अच्छी पद्धति कौन सी है? कैश। तो कैश हम हमेशा लेके नहीं जा सकते हैं, क्रॉस चेक उतना सेफ नहीं होता है, क्योंकि अगर किसी को मिलेगा तो वो भी जाके निकाल सकता है, लेकिन साधारण बैंक द्वारा या साधारण चेक द्वारा ये सबसे सेफ होता है, इसलिए इसका आंसर साधारण बैंक हो जाएगा। सत्यापन का मतलब होता है, 21 नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आप समझ लीजिए कि सत्यापन का मतलब होता है जो कंपनी में जो संपत्ति या दायित्व होता है ना, उसका हम लोग ये करते हैं कि हाँ ये मतलब संपत्ति इतना ही का है ना। जैसे संपत्ति कोई 1000 का है, उसको अगर 10,000 रुपये दिखा दिया तो हम लोग उसका मूल्यांकन करेंगे जो हाँ ये 1,000 का है या 12,000 का है। आप इस सब्जेक्ट को पढ़ते टाइम इस बात का ध्यान रखिए कि आप अंकेक्षक है, मतलब ऑडिटर है, सत्यापन मूल्यांकन का एक भाग ही तो हो नहीं सकता, क्योंकि सत्यापन बड़ा है, मूल्यांकन छोटा है। इसलिए इसका आंसर होगा कि मूल्यांकन सत्यापन का आधार है, क्योंकि जब हम मूल्यांकन करेंगे तभी सत्यापन कर पाएंगे। इसलिए इसका आंसर मूल्यांकन सत्यापन का आधार होगा। देखिए वीडियो जल्दी रिकॉर्ड करना है, ज़्यादा रिकॉर्ड करने पर वीडियो लंबा हो जाएगा, इसमें MB भी अपलोड करने में MB भी ज़्यादा लगेगा, और फिर आप लोग को देखने में टाइम भी ज़्यादा लगेगा। इसलिए हम जल्दी बोल रहे हैं। बाद में आप लोग कमेंट कीजिएगा तो हम बता देंगे जिस क्वेश्चन में ज़्यादा डाउट होगा, या हम उसका नोट भेज देंगे। आप लोग बोलिएगा तो इसका PDF भी वेबसाइट पे अपलोड कर दिया जाएगा। निम्नलिखित संपत्ति में से कौन सी लागत मूल्य पर मूल्यांकित होती है? फर्नीचर जो होता है वो लागत मूल्य पर नहीं होता है, क्योंकि फर्नीचर में डिप्रिसिएशन होते रहता है। रोकर है तो उसमें लागत का कोई सवाल नहीं है, तो खुद पैसा है। और स्टॉक होता है, स्टॉक का बाजार मूल्य और लागत दोनों में जो कम होता है उस पर करते हैं। तो बच गया ख्याति, तो ख्याति जितना हम खरीदते हैं उतना ही ये करते हैं, क्योंकि उसको डिप्रिशिएट तो किया नहीं जा सकता है, और जो ख्याति हम लोग अर्जित करते हैं उसको बुक में लिखा नहीं जाता है। तो लागत मूल्य पे ख्याति। चल संपत्ति है रहतिया। चल संपत्ति उस संपत्ति को कहते हैं जिसको 12 महीने के अंदर में हम लोग पैसे में बदल सकते हैं। जैसे मशीनरी है तो इसको तो हमेशा के लिए रखना है, भवन है इस सबको हमेशा के लिए रखना है, पेटेंट्स है तो ये भी 5 साल 10 साल के लिए रहता है। लेकिन रहतिया है, जो रहतिया मतलब स्टॉक तो हमेशा बेचने के लिए रहता है, इसलिए चल संपत्ति में रहतिया, डेटर ये सब हो जाता है। एक बात याद रखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसके लिए अंकेक्षण अनिवार्य होता है? अंकेक्षण तो सबके लिए अनिवार्य होता है, लेकिन मेनली जो होता है ना, जो कंपनी है, कंपनी मतलब उसको ऑडिटिंग करवाना ही पड़ेगा। ऑडिटिंग उसके लिए कंपलसरी हो गया, कोई भी कंपनी रहे, OPC रहे या कोई भी रहे। अब 25 नंबर देखिए, ऑडिटर जब तक
नहीं करेगा तब तक उसको पता कैसे चलेगा जो सही है या गलत है। इसलिए लेखा पुस्तकों की जांच करना कि अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है। हम इंग्लिश में पढ़े हुए हैं इसलिए हमको हिंदी बोलने में थोड़ा परेशानी हो रहा है, आप लोग बात को समझिए थोड़ा। इसमें तो हम श्योर नहीं है, लेकिन लागत बहुत पुराना है, प्रबंधन भी बहुत पुराना है, सामाजिक अंकेक्षण हो सकता है कि नया हो, इसमें हम श्योर नहीं है, लेकिन इसका आंसर सी होना चाहिए। अंकित निरीक्षण में शामिल होता है लेखा और उसकी पोस्टिंग दोनों। चालू दायित्व वैसे दायित्व होते हैं जिनका भुगतान समय तक कर दिया जाता है 1 वर्ष में। देखिए हम 24 नंबर क्वेश्चन में इसको बताए थे कि 12 महीना के अंदर में या 1 वर्ष के अंदर में जिसको हम लोग पैसा में बदल सकते हैं उसी को कहते हैं करेंट एसेट्स या करेंट लायबिलिटी। देखिए इसको 12 महीना में दे देना है, 1 वर्ष में दे देना है, इसलिए ये हो गया करंट लायबिलिटी। नीचे देखिए ये सब न्यूमेरिकल है, सबको एक एक करके वीडियो बनाना पड़ेगा। इसमें एगो बनाने के लिए 5 मिनट टाइम लगेगा। सिमिलर क्वेश्चन है ऊपर में बताए थे। देखिए इस क्वेश्चन गलत है, यहाँ पे देखिए इनमें से कोई नहीं है, जब यहाँ पे होता है इनमें से सभी, यहाँ ऑल ऑफ दीज है, इसलिए इसका आंसर ऑल ऑफ दीज होगा। क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में देख कर जाइए, देख कर टिक लगाइएगा जिसमें दिक्कत होगा। ऑडिटर का काम होता है कंपनी को चेक करना। तो अगर ऑडिटर अपना आदमी रहेगा तो वो अच्छा से चेक थोड़ी कर पाएगा, इसलिए कंपनी का जो डायरेक्टर है वो ऑडिटर नहीं हो सकता है। जैसे कोई आदमी है मिस्टर वाई कंपनी पर 30,000 ले लिए हुआ है कंपनी का, तो वो भी अच्छा से नहीं करेगा, चाहे कंपनी के दबाव में रहेगा, इसलिए वो भी ऑडिटर नहीं हो सकता। एक फर्म है जिसका कंपनी का सचिव मतलब जो फर्म करेगा उसका कंपनी का सचिव है, तो भी नहीं हो पाएगा। ऑडिटर एकदम इंडिपेंडेंट होना चाहिए, इसलिए इसका आंसर इनमें से कोई नहीं होगा। अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है वर्ष के मध्य में, क्योंकि किसी भी काम को शुरू करने से पहले तो करा नहीं सकते, और वर्ष के अंत में कराने के बाद ऑडिट हो जाता है, तो अंतरिम ऑडिटर हो जाएगा वर्ष के मध्य में। सैंतीस का बी होगा। बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, एसेट लायबिलिटी लिखते हैं, तो चेक भी तो उसी का हुआ, इसलिए इसका आंसर होगा सभी अस्थायी संपत्ति एवं दायित्वों की। आंतरिक अंकेक्षण कौन कराता है? कर्मचारी के हाथ में थोड़ी है कि वो ऑडिटिंग करवा देगा, चाहे पेशेवर चाहे ऑडिटर के हाथ में भी नहीं है वो करा देगा, क्योंकि जब तक मैनेजमेंट नहीं चाहेगा तब तक ऑडिटिंग तो हो नहीं सकता, इसलिए प्रबंधक द्वारा किया जाता है आंतरिक अंकेक्षण। वास्तविक लाभ से अधिक लाभ दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा? अंतिम खातों का गलत मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग बनेगा उसमें गलत दिखा देंगे तो बन जाएगा। जो चीज़ जिससे लॉस होने वाला रहेगा हम नहीं दिखाएंगे। इन्वेस्टिगेशन कब शुरू होता है? जब अकाउंटिंग ख़त्म हो जाता है, क्योंकि जब अकाउंटिंग ख़त्म होगा तब ना हम लोग चेक करेंगे, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। सार्वजनिक कंपनी में संचालक कम से कम कितने संचालक होने चाहिए? सॉरी, इसका आंसर होगा 3। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इसमें 3 ही होता है, और वही मेंबर जो रहता है, जैसे डायरेक्टर था इसलिए 3 आंसर हो गया, लेकिन यही अगर मेंबर रहता तो इसका आंसर 7 हो जाता।
आयोजन किया जाता है विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, लेकिन जो फंड बनता है वो सामान्य उद्देश्य के लिए बनता है। एक बात याद, ऊपर में भी क्वेश्चन आया था, कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? डेटर। कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? कॉस्ट ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कॉस्ट, देखिए कॉस्ट ऑडिटर मतलब सी, डायरेक्टर डी, सी को डी अपॉइंट करता है, याद रखिएगा। और वह जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसको शेयर होल्डर करता है, और लागत ऑडिटर को, कॉस्ट ऑडिटर को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन करता है? कंपनी का विशेष अंक, जैसे सरकार जब संतुष्ट नहीं होता है किसी कंपनी के ऑडिटिंग से तो वो खुद करवाता है, इसलिए कंपनी का विशेष अंकेक्षण कौन करता है? केंद्रीय सरकार। अनुसंधान किया जाता है चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा, उद्यत संबंधित होता है अंश से। स्थायी संपत्ति नहीं है। इसका गुडविल होना चाहिए। हमको इस सवाल गलत लग रहा है, वैसे तीनों सिमिलर है, 12 करंट एसेट है, तो इसका आंसर ये हो जाना चाहिए। अवशिष्ट मूल्य किससे संबंधित होता है? प्लांट एवं मशीनरी से, क्योंकि प्लांट एवं मशीनरी से ही स्क्रैप निकलता है। अब गुडविल से तो निकलेगा नहीं, जो हमसे कर्ज लिया हुआ है उससे तो निकलेगा नहीं, स्टॉक में से बचेगा नहीं, इसलिए प्लांट एवं मशीनरी जब चलते चलते ख़त्म हो जाएगा तो उसका अंत में कुछ मिल जाएगा, इसलिए इसका आंसर होगा रहतिया। इसका आंसर ए एवं बी दोनों होना चाहिए। 51।